हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर। यानी एक इनफाइनाइट लेंथ की लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हो, उसके कारण हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो आपके पास एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, इस टाइप से एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। कोई भी चार्ज हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, हम मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या, चारों तरफ है इस वायर के। अब इस चार्ज के चारों तरफ वायर मतलब चार्ज फैला हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस टाइप से हर पॉइंट पर बाहर की तरफ होगी। अगर नीचे निकालें तो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। बाहर की तरफ निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। तो इसके कारण हमें क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, बाहर की तरफ है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर क्यू चार्ज है, क्यू है चार्ज, ठीक है भाई। उसके बाद लैम्बडा जो है वो मान लेंगे क्यू बाय एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? गोजियन सरफेस चाहिए। तो इस वायर के केस में जो गोजियन सरफेस होगा वो किस टाइप का होगा भाई? आपका सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, इस टाइप से। इस टाइप से एक गोजियन सरफेस मान लेंगे यहाँ पर, किस टाइप का होगा? सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, जिसका रेडियस मान लेंगे आर है। जिसका रेडियस क्या मान लेंगे भाई? हम आर है, रेडियस आर, और इसकी जो लेंथ मान लेंगे वो मान लेंगे एल, ठीक है भाई। एक सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस मान लेंगे जिसका रेडियस आर होगा और लेंथ होगा एल। अब ये जो गोजियन सरफेस आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट तो इसका ये है, एक पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट इसके चारों तरफ है। तो यहाँ पर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, और थर्ड पार्ट ये हो जाएगा जो इसके चारों तरफ है, ठीक है भाई। अब इस पे अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी ई डॉट डी एस, वो किसके बराबर होता है भाई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिंस यहाँ पर जो सरफेसेस हैं वो आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक पार्ट्स में यहाँ पर भी मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इस साइड डीएस। एक सरफेस एरिया यहाँ पर मान लेते हैं एरिया वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, डीएस एरिया वेक्टर। एक एरिया वेक्टर हम यहाँ पर मान लेते हैं थर्ड सरफेस के लिए, जिसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, डीएस, ठीक है भाई। तो सिंस ये जो गॉसियन सरफेस आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हमने तीन एरिया वेक्टर माने, फर्स्ट पार्ट के लिए बाहर की तरफ, सेकंड पार्ट के लिए इस तरफ, और थर्ड पार्ट के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा। तो इस गॉस थ्योरम को हम कैसे लिख सकते हैं इन थ्री सरफेसेस के लिए? तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ई डॉट डी एस फॉर फर्स्ट पार्ट प्लस ई डॉट डी एस फॉर सेकंड पार्ट प्लस ई डॉट डी एस फॉर थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट के लिए इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और इसको डॉट प्रोडक्ट को अगर खोला जाए तो कैसे लिख सकते हैं भाई? ई डॉट डी एस कोस थीटा प्लस ये फर्स्ट पार्ट के लिए ई डी एस कोस थीटा, सेकेंड पार्ट के लिए प्लस यहां पर इसको लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा थर्ड पार्ट के लिए, इज इक्वल टू क्या वैल्यू है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट केस में
जैसे कि हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है भाई, बाहर की तरफ है। तो एंगल कितने डिग्री का होगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ds इधर है, तो एंगल 90 डिग्री का। सेकंड पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ds इस तरफ। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और ds भी बाहर की तरफ है, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 0 डिग्री। यानी पहले केस में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, दूसरे केस में भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, थर्ड केस में एंगल की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएंगी, EDS cos 90 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री, ये सेकंड सरफेस के लिए, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस EDS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू बचेगी खाली। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये याद रखेंगे भाई, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाय एल। यहां पर लिख देते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाय एल, ये काम आएगा, ठीक है, बाद में लिखेंगे इसको। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू बचेगी उसको हम क्या लिखेंगे, EDS फॉर थर्ड पार्ट बच जाएगा आपका, यहां पर थर्ड पार्ट था, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDS बचेगा। अब E जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, DS थर्ड पार्ट के लिए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो इंटीग्रेशन DS है थर्ड पार्ट के लिए, यानी सरफेस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, यहां पर थर्ड पार्ट क्या है, इसके चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का इतना मतलब कर्व्ड एरिया, तो ds क्या है यहाँ पर, टोटल कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल, यानी जो इंटीग्रेशन ऑफ ds थर्ड पार्ट का हो जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर एल। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल के। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा E इंटू ds की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं हम भाई 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर एल, ये लिख सकते हैं क्यू बाय आर एल, इस टाइप से, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर एल, एक बार और लिख लेते हैं क्यू बाय आर एल। अब क्यू बाय एल जैसे कि हमने आपको बताया था किसके बराबर होता है, लैम्बडा के बराबर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल की जगह लैम्बडा पुट कर देंगे डिवाइड बाय आर, ये आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण। यानी जो चार्ज वायर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर के बराबर होती है। सिंस लैम्बडा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, यानी किस बात पे डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ये जो रेडियस हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और ज्यादा दूर ले जाएंगे तो और कम हो जाएगी, यानी आर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद अब हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था, तो इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे, लैम्बडा ग्रेटर देन 0 का मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका आउटवर्ड होगा,
आउटवर्ड होगा, ठीक है। आउटवर्ड का मतलब ये रेडियली आउटवर्ड होगा, चारों तरफ होगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता उसकी वैल्यू इनवर्ड होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लैम्डा की वैल्यू अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन 0, यानी चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ हो गया आउटवर्ड। अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 यानी लैम्डा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देते तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड आ जाती है, ठीक है भाई। तो ये थी पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण, ठीक है भाई। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।